ओके स्टूडेंट, पाकिस्तानी फिक्शन इन इंग्लिश के पार्ट 3 पर हम आ चुके हैं। और इससे पहले हमने एक्चुअली तो पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था कि हम पहले फिक्शन करेंगे, फिर पोइट्री करेंगे, फिर ड्रामा करेंगे। 3 जॉनरास के एतबार से हम इसको स्टडी करेंगे। और फिक्शन में जो है वो हमने प्री पार्टीशन लिटरेचर कवर किया, फिर हमने 1950s 60s 70s 80s बड़े बड़े आथर जो हैं वो यकीनन आपको याद होंगे। ये आप दोबारा से पार्ट 2 का लेक्चर या पार्ट 1 का लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो तीसरे हिस्से में आज हम पहुंच गए हैं। इसका तीसरा लेक्चर हमें करना पड़ रहा है। ये बड़ा एक टॉपिक है और ज्यादा फिक्शन ही जो कि क्रिएट किया गया है, और इसमें हम कुछ नॉन फिक्शनल बुक जैसे बायोग्राफीज वगैरह हैं या हिस्टोरिकल राइटिंग है, उनको भी कहीं ना कहीं हमने मेंशन किया। तो तकरीबन प्रोज वर्क जो है सारा यहाँ मेंशन हो रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आज से हम एंटर हो रहे हैं मॉडर्न पाकिस्तान की तरफ, मॉडर्न पाकिस्तानी टाइम की तरफ, जहाँ रिसेंट ऑथर्स आपको मिलेंगे जिनकी बुक्स आजकल भी आती जाती रहती हैं, और ये 90s और 2000 और फिर आगे जो है ऑनवर्ड इन्होंने किताबें लिखी हैं। इसमें हमने सबसे पहले जो नाम चुना है वो है मोहसिन हामिद। Born in 71, is a British Pakistani novelist, writer, and brand consultant. His famous novels are Moth Smoke, ये 2000 में निकाला था, Reluctant Fundamentalist 2007, How to Get Filthy Rich in Rising Asia 2013 में आता है। इनका Exit West 2017 में ये आया था, एंड Discontented Civilization, Dispatches from Lahore, न्यूयॉर्क एंड लंदन। ये इनके लेटर्स और कुछ एसेज हैं। इन्होंने ये बुक कंपाइल की थी, एक डिसकंटेंट्स एंड इट्स सिविलाइजेशन। एक्चुअली ये बुक बड़ी एक सिमिलर एक और बुक के नाम के साथ है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो है डिसकंटेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन। और वो जो बुक है ना, डिसकंटेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन, वो फ्राइड की बुक है। ये उन्हीं की तरह की इन्होंने टाइटल वहीं से लिया, डिसकंटेंट एंड इट्स सिविलाइजेशन। और अभी जो इनके रिसेंट नॉवल आया है द लास्ट वाइट मैन, ये तो अभी इसी साल की पब्लिकेशन है, द लास्ट वाइट मैन। और इनमें जहां तक मुझे याद है, मैं रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट मैंने पढ़ा था सबसे पहले इनका ये वर्क ड्यूरिंग माय मास्टर्स, ये इसको मैंने स्टडी किया था। और हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया मैंने पढ़ा। एग्जिट वेस्ट, ये मंडी कैंपस में जब मैं था उस वक्त ये आया था, तो मैं ये पढ़ा था उस वक्त मैंने। ये बुक भी जो है तकरीबन मैंने पढ़ी है, ये बिल्कुल नहीं आई, अभी नहीं पढ़ी। और मॉथ स्मोक मेरे पास मौजूद है, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं मिला बाई चांस। ये अनरेड पढ़ी है, इसको किसी न किसी दिन पढ़ना है। बहुत अच्छे राइटर हैं मोहसिन हामिद। यकीनन आप में से किसी ने कोई बुक पढ़ी है मोहसिन हामिद? आप शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस में। सर रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट ये हमारे सिलेबस में था। हाँ, ये पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटी से सिलेबस में है, एमफिल में स्पेशली इसको शामिल किया गया। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है काफी रिसर्च वर्क भी होता रहता है इनके। इस पे मूवी भी बनी हुई है रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, वो भी आप टाइम दे बता सकते हैं। टोनी मॉरिसन और मोहसिन हामिद के दरमियान भी एक ताल्लुक है। टोनी मॉरिसन फेमस अमेरिकन ऑथरस हैं। Hamid spent part of his childhood in the United States, and where he stayed from the age of 3 to 9, while his father, a university professor, was enrolled in PhD program at Stanford. जबकि इनके फादर जो है PhD कर रहे थे, जैसे कि मैं चला जाऊं तो मेरे बच्चे साथ जा रहे हैं, तो ये उस वक्त जो है इन्होंने अमेरिकन एक्सपीरियंस किया था मोहसिन हामिद ने। While he was a student at Princeton, Hamid studied under Toni Morrison. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में टोनी मॉरिसन को टीचिंग करती हैं, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह, फिक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये सिखाते भी हैं। वो कितने लकी रहे, टोनी मॉरिसन जैसे ऑथेंटिक ऑथर के स्टूडेंट हैं। हामिद रोड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ आवर फिक्शन वर्कशॉप टॉट बाय मॉरिसन। मॉरिसन ने जो एक असाइनमेंट के तौर पे जो काम दिया था ना वर्कशॉप में, तो ये इनका पहला ड्राफ्ट फर्स्ट नॉवल मोहसिन हामिद ने वहां लिख दिया था। ठीक है, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट टाइटल वैसे मैंने बनाया, लेकिन एक्चुअली इनके नॉवेल्स का थोड़ा थोड़ा टच आपको देते हैं। मॉथ स्मोक, इट इज द डेब्यू नॉवेल पब्लिश्ड इन 2000। और डेब्यू नॉवेल कब कहते हैं, किसको कहते हैं? सर फर्स्ट नॉवेल।
फर्स्ट नॉवल जो होता है, बिल्कुल जो पहला वर्क होता है ना उसको डेब्यू नॉवल. So it tells the story of a Dara Shikoh Shahzad, a banker in the Lahore, Pakistan, who loses his job, falls in love with his best friend's wife, and plunges into a life of the drugs and crime. ये मौत मुझे सुनाया जरूर गया था. ये कैसर साहब मेरे कुलीग हुआ करते थे मंडी में कैंपस में जब थे, उन्होंने बड़े शौक से पढ़ा और मुझे एक दिन सारी कहानी गुजराते थे. उस इंटरेस्ट से मैंने बाय भी किया कि मैं कोई टेक्स्ट पढ़ूंगा ताकि उसका आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस लूंगा. स्टोरी तो चले हमें पता लग ही जाती है, और लेकिन इंशाल्लाह अभी भी पढ़ना है, फ्यूचर प्लान में है वो. सो इसकी स्टोरी आप देख रहे हैं, दारा शिकोह करेक्टर है, इसके बैंकर हैं, लूजेस हिज जॉब, फॉल्स इन लव विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स वाइफ एंड प्लंजेस इनटू अ लाइफ ऑफ द ड्रग्स एंड द क्राइम. इट यूजेस हिस्टोरिकल ट्रायल ऑफ द लिबरल मुगल प्रिंस दारा शिकोह. ठीक है, हिस्टोरिकल जो दारा शिकोह है, इसलिए इनका नाम भी दारा शिकोह भी है, तो हिस्ट्री को लगता है कि मेंशन किया दोबारा से किसी लेवल के ऊपर. बाय हिज ब्रदर औरंगजेब एज एन एलेगरी फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ 1998 न्यूक्लियर टेस्ट जब हुए थे. हिस्ट्री के काफी रेफरेंसेस हैं और इस तरह हिस्टोरिकल वाकयात को भी रिक्रिएट किया गया है. द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट हमारा जो भी हम मेंशन कर रहे थे, इट इज ए मेटाफिक्शन novel published in 2007. The novel uses the technique of frame story which takes place during the course of the single evening in the outdoor Lahore कैफे के अंदर आप देखते हैं तो कहानी सुनाई जा रही है कुछ वाकयात के बारे में, एक बंदा दूसरे को बताता है. Where a bearded Pakistani man called Changiz tells a nervous American stranger about his love affair with an American woman and his eventual abandonment of America. वो अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह वो अमेरिका में रहा और फिर 9/11 हुआ था और उसके बाद जो कुछ हुआ. A short story adapted from the novel called Focus on the Fundamentalist appeared in the fall 2006 issue of the Paris Review, a film adaptation of the novel by the director Myra Nair, premiered at 2012 Venice Film Festival. तो इन पे मूवी भी बने, इन पे शॉर्ट स्टोरी भी एक इनसे निकाल के इन्होंने पब्लिश करवाई है, और रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट अपने तौर पे एक रिमार्केबल, एक अच्छा टेक्स्ट है. एग्जिट वेस्ट, इट इज Ahmed's fourth novel. The main theme of the novel are immigration and the refugee problems. इसलिए एग्जिट आ रहा है ताकि वो वेस्ट की तरफ भी एग्जिट करते हैं. The novel which can be considered fantasy or the speculation fiction is about a young people's, इसमें सईद और नादिया के कैरेक्टर में, who live in an unnamed city undergoing civil war and finally have to flee using a system of magical doors that lead to different locations around the globe. कुछ मैजिकल डोर्स होते हैं, उनमें दाखिल होते हैं पैसे जैसे दे के, जैसे यहाँ से लोग जाते हैं ना खुफिया रास्तों से दुनिया में एग्जिट करते हैं. सो एग्जिट वेस्ट वन लॉस एंजलिस टाइम्स बुक प्राइज फॉर फिक्शन and Aspen Words Literary Prize भी इनको मिला है, and was shortlisted for a number of the other awards. Exit West थोड़ा से मैजिकल रियलिज्म टाइप का आपको लगेगा जब आप इसे पढ़ेंगे स्टोरी. However, मॉडर्न वे में कंस्ट्रक्ट की गई है, वो बिल्कुल पुराने स्टाइल में नहीं है कि क्लियर कट आपको चीजों का आइडिया हो जाए. So How to Get Filthy Rich and Rising Asia. It is the third novel of the writer Mohsin Ahmed. The novel uses a second person perspective, refer to the protagonist only as you. ये एक दफा मैंने टेस्ट दे रहा था, अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ. ये यूनिवर्सिटी सरगोदा में जब मैंने परमानेंट जॉब के लिए दिया, तो ये नॉवल के बारे में मुझे उस वक्त बड़ी इंफॉर्मेशन काम है. मैं बिल्कुल रिसेंटली मैंने इसे पढ़ा था, हाउ टू गेट फिल्दी रिच एंड राइजिंग एशिया. एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक थी बेसिकली, एक डाली उन्होंने थी, और उसमें क्वेश्चन ये था, आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ सीखने के लिए, कि उन्होंने पूछा था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नॉवल तो लिखे जाते हैं, कोई थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कोई नॉवल एग्जांपल दे सकते हैं आप सेकंड पर्सन हो जिसमें यूज किया जा रहा है यू. ठीक है, आई में तो लोग प्रेजेंट करते हैं ना, आई विटनेस होते हैं जिन इंसिडेंट्स को उनको डिस्क्राइब करता है नरेटर, और थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट ऑथर होता है, या फिर कि वो सारे कैरेक्टर्स को देख रहा है जैसे ऊपर से. लेकिन सेकंड पर्सन का एक्सपीरियंस किया है मोहसिन आहमद ने. ये नॉवल का फिर मैंने नाम लिखा कि इसमें सेकंड पर्सन जो है पर्सपेक्टिव दिया गया है. रेफरिंग टू द प्रोटैगनिस्ट एज ओनली एज यू आर, वैसे ही स्टार्ट होता है, यू आर बोर्न. ठीक है, सो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एन अननेम्ड कंट्री दैट रिजेंबल्स Ahmed's होम कंट्री ऑफ पाकिस्तान. अक्सर अननेम्ड कंट्री होती है, ऊपर एग्जिट वेस्ट में मेंशन नहीं की गई है.
It details the protagonist beginning as a poor boy and quest for wealth and love as he moves to the city and enters the bottled water business. ये एक आदमी की पूरी कहानी है और 10-12 इसमें चैप्टर है और वो 10-12 टिप्स हैं, प्रिंसिपल है, समझे कि आपने अमीर कैसे बनना है। और ये जो सेल्फ हेल्प की वो जो रिच बनने वाली जो बुक्स है ना, असल में उन्हीं उसी पैटर्न को यूज किया गया है और उनको एक तरह से मिथ्स को बस्ट भी किया गया है इसके अंदर। और वाकई कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको वो फॉलो करता है और अल्टीमेटली काफी रिच पर्सन बनता है, बट फिल्दी रिच। ये कहानी फिर बाकी आप पढ़ सकते हैं। डिस्कंटेंट इन सिविलाइजेशन एक ऐसे कलेक्शन है, in Discontent in Civilization, it traces the fracture lines generated by a decade and a half seismic change from the war on terror to the struggle of the individual to maintain humanity in the rigid phase of ideology or the indifferent phases of the globalization। ये जो global changes 9/11 के बाद आए थे और war and terror जो लॉन्च की गई है और उसके नतीजे में होने वाले पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों ने फेस किए, इनके ऊपर इनके अपने ख्यालात हो गए। लास्ट वाइट मैन बिल्कुल लास्ट ही नॉवल है इनका, 2022। अब इससे आगे तो ज़ाहिर पब्लिश भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ही फ्रेश नॉवल आपके पास आता है। ये यकीनन मैंने अभी बाय भी नहीं किया, जरूर हम मिलके पढ़ेंगे किसी दिन। वन मॉर्निंग ए मैन वेक्स अप टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म। होता है इसमें ये है जो स्टोरी अभी मुझे पता चली है, एक आदमी उठता है और सुबह पता चलता है कि उसका कलर चेंज हो गया। ओवरनाइट एंडर्स स्किन हैज टर्न डार्क and the reflection of the mirror seems a stranger to him। आईने में देखता है तो उसे लगता है ये कौन है, वो तो गोरा था और काला कैसे हो गया। At first he shares his secret only with Una, an old friend turned new lover। Soon reports of the similar events began to surface। पता चलता है लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, ये अजीब सा काम हो गया कोरोना की तरह। Across the land people are awakening in the new incarnation, uncertain how their neighbors, friends and family will greet them। तो बाकी हमें फिर स्टोरी का तो पढ़ के ही पता चलेगा। इंटरेस्टिंग है, इसका एक स्टार्ट है। उसके बाद हमारे पास फेमस नॉवलिस्ट है पाकिस्तान के मोहम्मद हनीफ हैं। born in 1964 as a British Pakistani writer and journalist who writes a monthly opinion piece in the New York Times। काफी फेमस है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखते हैं, बीबीसी के साथ भी एसोसिएटेड है, उर्दू सर्विस के हेड भी रहे हैं, अभी भी कॉलम लिखते हैं बीबीसी की उर्दू वेबसाइट। अगर आप यूज करें तो आपको मोहम्मद हनीफ के कॉलम मिल सकते। So Hanif is the author of a critically acclaimed book, A Case of Exploding Mango, जो सबसे इनका फेमस है, जिससे मैं पहली बार मुतारिफ हुआ था और मेरे एक टीचर ने मुझे रिकमेंड किया था और कहा था इस पे हमने काम करना है, तो केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो पढ़ा, which was long listed for the Booker Prize, ठीक है, short listed for the Guardian First Book Award and won the Commonwealth Prize for the Best Book। तो ये आप लेटर हमारे नॉवलिस्ट देख रहे हैं कि रिसेंट जो नॉवलिस्ट हैं इनको काफी दुनिया में आपसी राय मिली है, ओल्डर जनरेशन से भी ज्यादा। His second book, Our Lady of Elizabeth, won the Wellcome Book Prize। He also worked as a correspondent for the BBC News based in Karachi and was a writer of the acclaimed feature film about the city, The Long Night। इन्होंने मूवी का स्क्रिप्ट भी लिखा। His work has been published by the New York Times, the Daily Telegraph, the New Yorker, and the Washington Post। और इनके पास एक प्ले भी है। इस प्ले द डायरेक्टर्स वाइफ हैज बीन स्टेज्ड एट हेम्पस्टेड थिएटर। और प्ले भी है, मूवी का स्क्रिप्ट भी है, नॉवेल्स भी हैं और कुछ और नॉवेल्स भी हैं, अभी नहीं, अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई। इस फर्स्ट नॉवेल केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो पब्लिश होता है 2008 के अंदर। Hanif has also written for the stage and screen including feature film Long Night, जैसे अभी हमने बात की, BBC रेडियो प्ले What Now That We Are Dead, ये इनका एक रेडियो प्ले है। उसके बाद आगे स्टेज प्ले है डायरेक्टर्स वाइफ, ये भी मेंशन हो गया। इस सेकंड नॉवल Our Lady of Elizabeth was published in 2011। It was shortlisted for the Wellcome Trust Book Prize and DSC Prize for the South Asian Literature। He is currently collaborating with composer Mohammad Feroz on an opera titled Bhutto। तो ये इस पे काम कर रहे हैं अभी, एक ओपरा के ऊपर, भुट्टो के ऊपर शायद ये ओपरा एक बनाना चाह रहे हैं। In 2018 he wrote a fictional novel called Redbirds। इनका Redbirds, एलिस बटी भी मैंने पढ़ा है और केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो भी मैंने पढ़ा है। तो तीनों नॉवल पढ़ने का तजुर्बा रखता हूँ, उस पर बल्कि रिसर्च वर्क भी हमने किया हुआ है।
एलिस भट्टी के ऊपर मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो पर भी है, और रेड बर्ड पर भी पेपर तो नहीं लिखा, लेकिन ये नॉवल पढ़ा है, इस पर रिव्यू मैंने किया हुआ है, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, रेड बर्ड्स का रिव्यू। हनीफ स्टाइल हैज बीन compared with that of the author Salman Rushdie के साथ इनको काफी कंपेयर किया जाता है। Although Hanif himself disagree with this assessment, even though he says that he enjoys reading Rushdie's books, he would not want to suffer the same fate as Rushdie did. लेकिन वो कहते हैं कि मैं वो अंजाम नहीं चाहता जो रुश्दी इस वक्त फेस कर रहा है, या वो इल्जामात नहीं चाहता जो रुश्दी ने फेस किए। सलमान रुश्दी की कोई बुक का नाम आता है किसी को? यस सर, सर ड्रीम चिल्ड्रन और सैटेनिक वर्सेस। हाँ सर मिडनाइट चिल्ड्रन था। हाँ जी, मिडनाइट जी जी हाँ जैसा मिडनाइट चिल्ड्रन। अच्छे अच्छे नॉवल उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनपे काफी कंट्रोवर्सी भी है। मैजिकल रियलिज्म से भी इनका ताल्लुक है काफी। इन सलमान रुश्दी को आगे कंपेयर किया जाता है मार्किस के साथ, हनीफ को कंपेयर किया जाता है सलमान रुश्दी के साथ। ये लिंक से आप इनके बारे में काफी समझ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, नॉवल जो है मैंने आज तो पहले कर दिए हैं, क्योंकि मैंने स्लाइड्स को ज्यादा रिव्यू नहीं कर पाया था, इसलिए डाटा रिपीट होगा। केस ऑफ एक्सप्लोडिंग, सलमान रुश्दी को किसके साथ कंपेयर किया जाता है? सॉरी आपकी बात मैं सुनने में नाकाम रहा हूँ। सलमान रुश्दी को किसके साथ नेक्स्ट कंपेयर किया जाता है? गैब्रियल गार्शिया मार्किस के साथ। और गैब्रियल गार्शिया मार्किस का जो मास्टरपीस है उसका क्या नाम है भला, ये जानते होंगे हमारे? सो 100 Years of Solitude। हाँ जी, 100 Solitude। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहें तो ये उनका बेस्ट वर्क है और दुनिया के बेस्ट नॉवल में शुमार किया जाता है। सर मैंने पढ़ा था, लेकिन ये हुआ था कि आगे की कहानी पढ़ते हुए पिछली भूल जाती थी मुझे। हाँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, बहुत वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं अभी नहीं पढ़ पाया और मैंने स्टार्ट किया था और मेरे पास पढ़ा है, ये भी वो अनरेड बुक्स में आया हुआ है अभी। जैसे कि वो एक दो जो है और किताबें भी मैं अभी बताई आपको। कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैंने बाय तो कर ली, जैसे मेरी बाय करने की एक हैबिट है, एवरी मंथ आई बाय 2 बुक्स। तो अभी भी वो मैंने इस मंथ का मेरा ऑर्डर भी आने वाला है। तो चाहे मैं नहीं भी पढ़ पा रहा, स्पीड में मैं उसके साथ चल नहीं पा रहा, क्योंकि आजकल मसरूफियात बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे टाइम निकालना चाहिए। यकीनन मैं इनको कवर करूंगा किसी दिन बैठ के, जो सारी अनरेड बुक्स है ना, उनकी लिस्ट लगाता हूँ अपने सामने। जैसे आपने चार्ट में लगाया हुआ, तो कुछ काम ऐसे होते हैं मैं फिर साथ पेस्ट कर देता हूँ, ये मुझे करने फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाते हैं, और रिमाइंडर लगा रहता है ना। तो खैर, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो है ये 1988 में जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये उस पर बेस कर रही है इसकी स्टोरी। प्लेन क्रैश दैट किल्ड जनरल मोहम्मद जियाउल हक, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उनकी जो डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में 1988 के अंदर। तो ये उस स्टोरी उसके ऊपर है, और उनके कैरेक्टर का नाम भी जनरल जियाउल हक है, मुझे स्टोरी की कैरेक्टर। और लेडी ऑफ एलिस भट्टी, इसमें क्या है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एवरीडे लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन नर्स वर्किंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द पाकिस्तान सिटी ऑफ कराची। नर्स है, उनकी कहानी है, और वो जो क्रिश्चियन है बैकग्राउंड से, तो किस तरह उनको जो है मार्जिनलाइजेशन फेस करनी पड़ती है, सफरिंग फेस करनी पड़ती है। इवन वो एक मुसलमान से शादी भी कर लेती हैं तो भी अल्टीमेटली जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डेथ हो जाती है, हस्बैंड ही मार डालता है उसे। The author explained that it was a love story, but some critics suggested that the novel is also a statement on the plight of the religious minorities living in Pakistan. तो ये वॉइस किया है इन्होंने, जो ट्रबल है, जो माइनॉरिटीज स्ट्रगल फेस कर रही हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो मोहम्मद हनीफ ने एक जुर्रत वाला काम किया है, यहाँ पे उनको वॉइस किया है। रेड बर्ड्स जो है, an American pilot crash lands in the desert and finds himself on the outskirts of the very camp he was supposed to bomb. Ironically देखें, आयरनी की गई है, एब्सर्डिटी ऑफ द वॉर को हाईलाइट भी किया है इसमें। और एक अमेरिकन पायलट जो बॉम्ब गिराने आता है जिन लोगों के ऊपर, एक्चुअली उसका प्लेन खराब हो जाता है और वो क्रैश लैंडिंग करता है डेजर्ट के अंदर, और फिर उसी विलेज में जाके पनाह लेता है, आयरोनिकली, जिन पे बॉम्ब गिराने बेसिकली आया था। लेकिन वो अल्टीमेटली डिस्कवर करता है कि ये सारे इंसान है बेचारे, आम से, इनके पास तो कुछ है ही नहीं हमें मारने के लिए। So after days spent wandering and hallucinating from the dehydration, Major Ali उसका नाम है, is rescued by the one of the camp's resident, a teenager named Momo. His old brother Ali left for his the first day of the work at an American base and never returned. उनके मामलात इनको पता चलता है कि अली जो है वो अमेरिकन के यहाँ काम करने गया था, कभी वापस नहीं आया। और इवन इसमें एक बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है मट का, डॉग का नाम है मट। डॉग के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो नॉवल है, एक
यानी चैप्टर बारी बारी आते हैं, और ये पोलीफोनिक स्टाइल में नॉवल लिखा गया, मॉडर्न स्टाइल जो बैख्तन जैसे कहते हैं ना, कैसे होने चाहिए। तो इसमें भी फिर जो डॉग का पर्सपेक्टिव वो भी दिया गया कि कुत्ता कैसे देखता है लाइफ को, इन लोगों के बारे में उसके क्या नजरियात हैं, और बड़ा फिलोसफर डॉग है वो, बड़ी बड़ी थियरीज है उसके पास, और कहते हैं कि डॉग का जो पर्सपेक्टिव है ना वो है हनीफ का अपना पर्सपेक्टिव। So, but as the truth of the Alice whereabouts began to unfold, the effect of the American aid on this war-torn country are revealed to be increasingly pernicious, written with his trademark wit and keen eye for the absurdity. Absurdity हाई करते हैं अक्सर, witty इनकी जो राइटिंग हुआ करती है हनीफ की, और इसमें ह्यूमर और आयरनी का बेशुमार इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कॉमेडी कॉमिक नॉवल होते हैं एंड रिवीलिंग क्रिटिकल ट्रूथ्स अबाउट द स्टेज। या डार्क कॉमेडी होती है लेकिन आपको इतनी हंसी नहीं आती, हंसी आने के साथ दुख भी लगता है, क्योंकि हमेशा ही दुखों को हाईलाइट करते हैं, प्रॉब्लम्स को। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टुडे बताते हैं, रेडबर्ड शोज द मास्टर स्टोरी टेलर मोहम्मद अली एट द हाइट ऑफ हिज पावर। आप इस नॉवल को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, तीनों रिमार्केबल नॉवल है, मजा आएगा आपको पढ़ के, ये बोर नहीं होने देती, बड़े लाइट किस्म, प्रॉब्लम भी बताते हैं तो लाइट वे में और कॉमेडी करते हुए। नेक्स्ट हमारे आते हैं नदीम असलम, उनके मुकाबले में बहुत सीरियस किस्म की राइटिंग करते हैं, हाई सीरियस, कोई कॉमेडी नहीं होती, ट्रेजिक सीरियस। अगर आपने मैथ्यू आर्नल्ड वाला कंसेप्ट देखना है ना, हाई सीरियसनेस होनी चाहिए, तो वो तो कहेगा नदीम असलम वाली राइटिंग होनी चाहिए। तो नदीम असलम 1966 गुजरावाला, ये गुजरावाला में पैदा हुए, गुजरावाला से मेरा बहुत बहुत क्लोज ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको बताया वहां से मैंने मास्टर्स भी किया था। और ये कि मैं गुजरावाला से मेरी तालीम जो है ना एजुकेशन, वो भी सारी मेरी गुजरावाला की है। गुजरावाला कैंट में हम रहे काफी साल में, मेरे फादर जो एमफिल आपको वहीं से है ना? हाँ जी, एमफिल तो है ही, मेरी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन भी वहीं की है। तो गुजरावाला कैंट, मुझे आज भी वो अपना स्कूल याद आता है कभी कभी, और दैट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सारा गुजरावाला मैं घूमा करता था, छोटा सा था, एक एक जगह जो है। तो गुजरावाला से नदीम असलम, मेरी एसोसिएशन इनसे बनती है इस लिहाज से। इज अ प्राइज विनिंग ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवलिस्ट। हिज डेब्यू नॉवल है सीजन्स ऑफ द रेनबर्ड्स। इनके मेरे ख्याल में मैंने सारे नॉवल पढ़ रखे, सीजन ऑफ द रेनबर्ड्स इनका आल्दो पहला नॉवल है, लेकिन मैंने इसको सबसे आखिर में पढ़ा है। वन द बैटी ट्रास्क एंड द ऑथर्स क्लब फर्स्ट नॉवल अवार्ड इनको मिल चुका है। इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस बड़ा खूबसूरत है। सीजन ऑफ द रेनबर्ड्स में दिलचस्प बात यह होती है कि 20 साल पहले कुछ लेटर आने होते हैं, तो जैसे तो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो एक गांव के लेटर जो है ना वो सारे जाया हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और 20 साल के बाद ना वो लेटर्स की बोरी जो है वो मिल जाती है। तो वो 20 साल के बाद लेटर डिलीवर होते हैं, उनके लेटर्स के डिलीवर होने से बहुत तबाही मचती है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वक्त निकल गया होता है उनके लिए। सर जैसे टेस्ट ऑफ ड्यूरेबल में होता है, किसके अंदर? टेस्ट ऑफ द ड्यूरेबल, टेस्ट हाँ, टेस्ट में तो वो फौरन होता है ना, जो कुछ भी होना, इतना ज्यादा कैलकुलेट नहीं होता, वो तो डिलीवर नहीं हो पाता यार लेटर। ये तो 20 साल गुजर जाते हैं ना, 20 साल गुजर जाते हैं। अब वो होता क्या कि लवर ने अपनी बिलव्ड को लेटर लिखा होता है, वो अब शादीशुदा होकर उसके बच्चे भी हैं, तो बड़े बड़े हैं वो भी, उसको अब लेटर मिल रहा है 20 साल के बाद। जी ये वो अयूब खान का वो इस फिल्म एरा में पैदा हुए हैं ना, तो वो उस वक्त लेटर लिखे गए होंगे, तो बाद में इन्होंने कहा इस पर स्टोरी लिखी जाए। स्टोरी ऐसी कि अब वो लेटर अपने टाइम पे मिलता तो वो शायद वो वाला एक्ट ना करती, ठीक है, क्योंकि वो जमाना लेटर्स का था ना, फोन तो थे नहीं, वो लेटर ही ना आया और तकदीरें चेंज हो गई। आप देखें वो लेटर ना मिलने की वजह से अपने टाइम पे। लेकिन अब जब दोबारा लेटर वापस आते हैं तो भी तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि वो पुरानी जख्म ताजा होंगे, अब पुरानी कहानियां फिर से शुरू होंगी। His critical acclaimed second novel is Maps for the Lost Lovers, won Encore Award and the Crema Prize. It was shortlisted for International Dublin Literary Award among others. काफी awards in latest सबको मिल रहे हैं आजकल, बड़े talented है ये सारे authors. His most recent book is The Golden Legend. ये मैं आपको recommend भी किया गया था, ये बहुत अच्छा वर्क है पाकिस्तान की प्रेजेंट डे कंडीशन को अंडरस्टैंड अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर जो है वो नदीम असलम का गोल्डन लेजेंड आपको हेल्प करेगा। लाहौर की बेस स्टोरी आगे शायद इस पे थोड़ा थोड़ा कमेंट अभी आ रहा है। नदीम असलम मूव्ड विद हिज फैमिली टू द यूके एट एज 14 व्हेन हिज फादर अ कम्युनिस्ट फ्लेड प्रेसिडेंट जियाज रजीम। ठीक है, जिया के रजीम आपको पता है बड़ी लोगों के लिए, खासतौर पे कम्युनिस्ट को तो कोई जिंदा रहने की इजाजत भी नहीं थी,
लिहाजा जो कम्युनिस्ट नजरियात रखते थे, मार्क्सिस्ट नजरियात रखते थे, लेफ्टिस्ट थे, उनको तो ज़िया ने वाइप आउट कर दिया. So the family settled in Huddersfield, West Yorkshire. His latest studied biochemistry at the University of Manchester. इसकी देखें ना, बेसिक एजुकेशन बायोकेमिस्ट्री. लिहाजा इसके जब आप वर्क्स पढ़ेंगे ना नदीम असलम के, कल को अगर किसी ने पढ़ा है, मैं उसको बता दूं, या नहीं पढ़ा तो इस बात का ज़हन में रखे, अगर कल को पढ़े तो इसमें इनकी जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसका अब आपको नुकसान होगा वहां या फायदा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लावर्स को ये मेंशन करते हैं, ट्रीज को मेंशन करता है, बर्ड्स को मेंशन करता है, पूरी जुआलॉजी और जो है ना वो खोल लेता है अपनी सारी साइंटिफिक स्टडी, इतनी डिटेल में बात करता है कि मैं जब पढ़ता था वेस्टेड विजेजर मैंने पढ़ा, या मैप्स बाद लॉस्ट लवर पढ़ा, तो वहां तो तितलियों की बहुत सी टाइप्स इसमें बताई हुई है, जंगलों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, प्लांट्स के बारे में. और मैंने वेस्टेड विजल को पढ़ते हुए मुझे ऑलमोस्ट 20 टाइप्स के फ्लावर्स मैंने समझे कि ये अच्छा ये भी होते हैं, जो मेरे इर्द गिर्द होते थे लेकिन मुझे पता नहीं होता था कुछ का. और फिर वो मंडी वाला जो है ना पार्क है, मैं कई दफा वहां गया और वो पौधे जो कि वहां मिल जाते हैं, फॉरेन प्लांट्स जो हैं, तो उनको जो आके स्टडी करने की कोशिश की कि अच्छा ये इनकी बात हो रही होगी शायद. ये तस्वीरें निकाल लेता था गूगल पे जाके ना, गूगल इमेजेस पे जाके. सर जी जुवालॉजी उसने इसमें किया होगा ना बायोलॉजी के साथ और जुवालॉजी के साथ, वो सारी उसमें बिखेर दिया. उसने अपनी सारी जो लर्निंग है ना वो इतनी डिटेल से शेयर की है कि आप एक दफा तकलीफ में पड़ जाते हैं और आपको एजुकेट करना पड़ता है खुद को बात समझने के लिए. ठीक है. बट ही लेफ्ट इन हिज 3rd year टू बिकम ए राइटर. ठीक है. उन्होंने स्टडी छोड़ दी थी, ड्रॉप आउट किया था. एट 13 असलम पब्लिश्ड हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी इन उर्दू इन पाकिस्तानी न्यूज़पेपर. शुरू से लिखने का ज्यादा इन्हें शौक था. His 1993 debut novel Season of the Rainbirds, set in the rural Pakistan, Salman Rushdie described it as one of the most impressive first novels of the recent years. इनका नेक्स्ट नॉवल था मैप्स फॉर द लॉस्ट लवर, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की. सेट इन द मिडस्ट ऑफ द इमिग्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी इन द इंग्लिश टाउन in the north. The novel took him more than a decade to complete and won the Encore Award and Kramer Prize. It was long listed for the Man Booker Prize के लिए, जो काफी हाईएस्ट अवार्ड समझे जाते हैं लिटरेचर के अंदर. और इनको 10 साल लगे इस नॉवल को कंप्लीट करने में. काफी बल्कि भी है और मजे की 12 स्टोरी है. Aslam's 3rd novel, The Wasted Vigil, was published by Alfred Knopf in September 2008. It is set in Afghanistan. He traveled to Afghanistan during the writing of this book, but had never visited the country before writing the first draft. On 11 February 1911, it was shortlisted for the Warwick Prize for the writing. Wasted Vigil भी बहुत अच्छा एक remarkable poetical work है. Poetical prose का लेबल भी लगाते हैं sometime इनके वर्क्स के ऊपर. Blindsman Garden अभी मेरी recent study है, 2013 में वैसे आया था. मैंने भी इसको 2000 मेरे ख्याल में 16 में बाय किया था, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है वो जाके अभी अब रिसेंटली मुझे छुट्टियां हुई हैं तो 2021 में जाके मैंने इसको पढ़ा. 3 साल मेरे पास ये बुक पड़ी हुई. असलम्स 4th नॉवल ब्लाइंड मैन्स गार्डन, लेकिन बड़ी थ्रिलिंग किस्म की स्टोरी है. इट इज सेट इन द वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड लुक्स एट द वॉर ऑन टेरर थ्रू द आईज ऑफ द लोकल Islamist characters. It contains also a love story loosely based on the traditional Punjabi romance of Heer Ranjha. बल्कि इसमें जो विलेज है ना उसका नाम भी हीर है. हीर गांव होता है जिसके अंदर ये सेटिंग इसकी की गई. मॉडर्न डे टेररिज्म, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, तालिबान का जो है पूरी हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. इनके नॉवल अगर आपको पढ़े तो आपको पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल सेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप पॉइंट मिस कर जाएंगे. द ब्लाइंड मैन्स गार्डन वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द Buttigieg Prize 2014, which is given by the Royal Society of Literature. His writing have been compared to those by the Chinua Achebe and Kiran Desai. इनकी राइटिंग को जो है ना, जैसे हमने कहा ना हनीफ की राइटिंग को कंपेयर किया जाता है सलमान रुश्दी के साथ, और फिर या फिर गैब्रियल गार्शिया मार्केस के साथ, वो खुद आगे कंपेयर होते हैं. तो नदीम असलम को कंपेयर किया जाता है चिन्मय अचेबे के साथ. चिन्मय अचेबे का वर्क बताएंगे यकीनन, और किरण देसाई का भी बताना पड़ेगा. तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सर चिन्मय अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट. थिंग्स फॉल अपार्ट, ये तो आसान जवाब हो गया. दूसरा बताए ना, किरण देसाई ने क्या वर्क लिखा था? ये इंडियन लिटरेचर. सर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. चलो देखें. He was made a fellow of the Royal Society of Literature in 2012, और ये भी एक
रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, एक बड़ी सोसाइटी समझी जाती है इंग्लैंड के अंदर। वर्क्स एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रख दिए हैं, सीजन ऑफ द रेन बर्ड्स, मैप्स फॉर द लॉस्ट लवर, वेस्टेड वेजल, और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी उर्दू में वो पब्लिश हुई थी लैला इन द वाइल्डरनेस, ये भी है, इन ग्रांथा में ये पब्लिश होती है। ब्लाइंड मैन गार्डन, द गोल्डन लेजेंड, ये इनके टोटल वर्क्स हैं। मैप्स फॉर द लॉस्ट लवर्स, ostensibly about the murder of the pair of lovers, इसमें लवर्स हैं जिनका मर्डर कर दिया गया और पर कहानी ट्रेस करती है, वो गायब हो जाते हैं, शुरू से पता नहीं होता कहाँ चले गए। The book is in fact a minute dissection of the working class Pakistani immigrant community that have settled in the north of England over the last 40 years. ये जो इंग्लैंड में पाकिस्तानी रहती है ना कम्युनिटी की शक्ल में, उनके जो प्रॉब्लम है बेसिकली वहां उसको फोकस किया गया। असलम spent 11 years writing this book, ठीक है, 11 साल उनको लगे इसको। According to an interview, the first chapter alone took him 6 years to complete. उनके अपने इंटरव्यू के मुताबिक पहले चैप्टर को कंप्लीट करने में उन्हें 6 साल लगे। The novel received widespread acclaim on publication, with its critics repeatedly referring to the quality of its prose, its remarkable characters, and its exposure to the tortured immigrant experience. इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस है और कल्चर टू कल्चर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मिसफिट होते हैं, और हम किस तरह ब्रिटिश कल्चर में पाकिस्तानी लोग ट्रबल फेस करते हैं, और हाइब्रिडिटी और अनहोमलीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे यहाँ एक्सप्लोर हो सकते हैं, रिसर्च वर्क हो सकते हैं इनके ऊपर। हमी के बाबा का जो कॉन्सेप्ट है। ब्लाइंड मैन्स गार्डन और वेस्टेड विजल पे थोड़ी सी हम और बात शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी, मैंने वैसे बताया ना, मैं कुछ हिस्ट्री ये फॉर्म की हैं, कुछ चीजें शायद रिपीटेशन में आ गई हैं। सो ब्लाइंड मैन गार्डन इज अ वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन दैट वाज पब्लिश्ड इन 2013 बाय द British Pakistani author Nadeem Aslam. The novel is his 4th publication and was shortlisted for prize, ये बात हो चुकी है। And storyline is written from the perspective of the Pakistani family and details the events that ensued from the United States invasion of Pakistan in October 2001. जो उनकी invasion थी ब्लाइंड मैन गार्डन, उसके बैकग्राउंड के अंदर। This novel details the events subsequent to the United States invasion of Afghanistan and post 9/11 पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो political condition है वो डिटेल से ज़ाहिर है इल्म हो भी जाएगा अगर आप इनको पढ़ें तो। Aslam's novel is a wrenching tale that illustrates lives upended by the war and the consequences of the new Orientalism from standpoint of the Western nations. In the Western Wager, Nadeem Aslam brilliantly knits together 5 seemingly unconnected lives to create a luminous story set in contemporary Afghanistan. और Western Wager जिसकी सेटिंग सारी अफगानिस्तान के अंदर है, और काफी इसमें हॉरिबल सीन भी है जब उसके एक कैरेक्टर के हाथ कट जाते हैं, बड़े एक हाथ बल्कि उसका काटते हैं तालिबान जो है, और स्टोनिंग टू डेथ वगैरह की जो सजाएं हैं, और इसमें तालिबानाइजेशन का जो रूल है उसकी झलक आपको यहाँ पे नजर आती है। और गोल्डन लेजेंड जो है ये इसकी सेटिंग पाकिस्तान की है। द स्टोरी ऑफ द मुस्लिम विडो एंड हर क्रिश्चियन नेबर्स whose community is consumed by the violent religious intolerance. ये फोकस करती है ये violent religious intolerance जो हमारे यहाँ डेवलप हो गया, blasphemy का एक कल्चर डेवलप हो गया। When shots ring out on the Grand Trunk Road, Nargis' life began to crumble around her. Her husband Masood, a fellow architect, is caught in the crossfire and dies before she can confess her greatest secret to him. नरजिस इसका मेन कैरेक्टर है, वो बेचारी कुछ अपने हस्बैंड को कोई स्पेशल सीक्रेट अपना बताना चाहती है, और उसी जो है ना वो दिन उनकी डेथ हो जाती है। मसूद की क्रॉस फायरिंग होती है सड़क के ऊपर, और वो एक वाकया आपको याद ही होगा, ये हिस्टोरिकल वाकया को असल में रेफर किया गया जब एक अमेरिकन स्पाई ने कुछ लोगों को मार दिया था। याद है अमेरिकन स्पाई का नाम क्या था? ये हसन को शायद याद हो ये इंसिडेंट। रेमंड डेविस। रेमंड डेविस, ये वो वाला वाकया यहाँ पे कैप्चर किया गया। रेमंड डेविस की जो क्रॉस फायरिंग है ना, उसके दौरान जो एक बंदा मार गया उसका वो असल में नरजिस का हस्बैंड होता है, और नाउ अंडर द थ्रेट फ्रॉम ए पावरफुल मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, मिलिट्री इंटेलिजेंस आ जाती है इनके घर, वो डिमांड्स दैट शी पार्डन हर हस्बैंड्स अमेरिकन किलर, कि उसको माफ कर दिया जाए। नरजिस फियर में उनका जो अमेरिकन राइटर लिखता है कि बल्कि रेमंड डेविस खुद कहता है कि ये जो पे किया गया ना रकम किसास के बदले, हाँ किसास पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की है। हाँ, वो भी बाद में पता चला कि उन्होंने खुद ही पे की है, वो भी ड्रामेबाजी सारे। तो वो अमेरिकन एजेंसी का बंदा आके नरजिस को कहता है कि आप उसे माफ कर, पार्डन कर लीजिए।
So Nargis fears that truth about her past will soon be exposed. अब प्रॉब्लम यह है कि नरजिस के पास में एक सीक्रेट है जो अभी उसने अपने हस्बैंड को बताना था लेकिन बता नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई और अभी भी वो सीक्रेट उसके लिए एक ट्रबल बना हुआ है और उसको ये भी डर है कि ये पता चल जाएगा. फॉर वीक्स समवन हैज बीन ब्रॉडकास्टिंग पीपल सीक्रेट्स फ्रॉम द मिनारेट ऑफ द लोकल मॉस्क. दिलचस्प ये है कि लोकल मॉस्क में ना रोजाना एक ऐलान होता है कि खवातीन हजरात सुने, बल्कि खवातीन तो हमने कहते भी नहीं, हजरात कहते हैं. मौलवी जो है खवातीन को पता है एड्रेस नहीं करते, तो वो कहते हैं जिस वो हर रात जो है ना वो एक नया सीक्रेट जो है ना, कोई मस्जिद में चला जाता है, गुमनाम बंदा है, मौलवी कुछ नहीं करता लेकिन किसी न किसी का सीक्रेट ओपन कर देता है वहां. So in a country where even the accusation of the blasphemy as a currency to be bartered and mysterious broadcast have struck fear in Christian and Muslim alike. इस बैकग्राउंड के अंदर ये कहानी है. नेक्स्ट हमारे पास एक आथर है दानियाल मोइनुद्दीन, लेकिन इनको पढ़ने के लिए ब्रेक पे जाना होगा, लेस देन 1 मिनट आ रहा है इस वजह से. सो हमारे पास नेक्स्ट ऑथर है बच्चों जो वो है दानियाल मोइनुद्दीन. दानियाल मोइनुद्दीन ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ है, बहुत आसानी से आप इन्हें याद रख सकते हैं. इनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है. अब रिसेंटली आप देख रहे हैं, पहले वो शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन आया करती थी, अब बाद में हम देखते हैं कि नॉवलिस्ट आते हैं और बड़े अच्छे नॉवल लिखे उन्होंने. लेकिन मॉडर्न टाइम में भी एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन आई है, दानियाल मोइनुद्दीन ने बुलाई है और ये पैदा हुए थे 1963 के अंदर. पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर हैं, राइट्स इन इंग्लिश इज शॉर्ट स्टोरी कलेक्टेड इन अदर रूम्स अदर वेंडर्स. ठीक है, ये मैंने बुक मंगवाई थी मंडी में जब हम थे, तो कॉन्फ्रेंस वगैरह में इनके ऊपर काफी रिसर्च भी करवाई थी. इनके अंदर स्टोरीज बड़ी दिलचस्प हैं. और एक और मजे की बात है, इन अदर रूम अदर वेंडर्स की सारी कहानियां हैं ये शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन इनके कैरेक्टर सिमिलर हैं, सिमिलर ही वो आगे चलते चले जाते हैं, लेकिन ये एक नॉवल नहीं है ये शॉर्ट स्टोरीज. ये दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इसके साथ. सो हैज बीन ट्रांसलेटेड into 60 languages and won the story prize and the Commonwealth Writers Prize and other honors and the critical acclaim. तो इनको काफी क्रिटिकल एक्नॉलेजमेंट मिली है इस बुक को. लॉस एंजलिस में पैदा हुए थे यूएसए के अंदर. स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन पाकिस्तान. At the age of 13 he moved back to the US where he received higher education and worked as a journalist, a director, a lawyer, a businessman before finally devoting his efforts to writing. तो दानियाल मोइनुद्दीन का एक ही वर्क है, इन अदर रूम्स अदर वंडर्स. और ये पाकिस्तान के जो विलेजेस की जो सिचुएशन है और जो लैंड लॉर्ड्स हैं और फिर उनके यहाँ पेजेंट्स होते हैं, वर्किंग क्लास है और अपर क्लास है, और ये मार्क्सिस्ट एंगल से भी काफी कुछ आपको इसमें नजर आ सकते हैं. जी, मर्डर ऑफ अजीज खान की तरह ना रूरल पाकिस्तान और उसमें होने वाले वहाँ जो है जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनकी जो लाइफ है और जो आम आदमी की लाइफ वहाँ पे कैसी है, इसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं. और वर्किंग क्लास लोग जो गरीब आदमी जो काम करते हैं दूसरे घरों के अंदर, उनकी अपनी लाइफ स्टोरीज भी यहाँ पे मौजूद है. जो सर्वेंट क्लास है वो भी है. उसके बाद हमारे पास है जी कामला शमसी. Born in 13 August 1973, is a Pakistani and a British writer and novelist who is known for her award-winning novel Home Fire. ये इनका लेटेस्ट आया था और ये मुझे याद, मैं इसको पढ़ नहीं पाया. देखें ये नॉवल अनरेड पढ़ा हुआ है. Home Fire 2017 में आया था और उसी साल शायद मुझे दिया था. एमफिल की मेरी एक स्टूडेंट है, नाम मेरे नज़ीन से भी तस्लीप हो रहा है, सारा फेस उनका मुझे याद आ रहा है, लेकिन हाँ राहत सलीम में भी आप में से कोई इनको जानते हो. ये उन्होंने मुझे दी थी पढ़ने के, गिफ्ट की थी. बिल्कुल she is from मंडी बहुद्दीन आई थिंक. वो हाँ, मंडी बहुद्दीन. हसन जानता होगा, क्लास फेल होंगी आपकी यकीन, या जूनियर होंगी आप. इस तरह वो सीनियर वो हमारे साथ प्रिपरेशन करती रही है ना लास्ट ईयर. अच्छा चलो ठीक है. उनका एमफिल हो चुका है यूनिवर्सिटी को, इसी उन्होंने किया है. होम फायर उन्होंने मुझे बुक दी थी. मुझे अभी बुक जब मैं बना रहा था स्लाइड उस वक्त मुझे ये बात याद आई और अभी सही तौर पे याद आ रही है. ये बुक मैंने नहीं पढ़ी और उन्होंने मुझे दी थी और मैंने भी शेल्फ में रख दी. और अनरेड बुक्स के बारे में आपको ये पढ़ाते हुए अब मुझे अपनी लिस्ट एक बनानी पड़ रही है कि अनरेड बुक्स जो है मैं उनको जल्दी से कवर करूँ. खैर, शमसी was born into a well-to-do family of intellectuals in Pakistan. Her mother is a journalist and editor. मुनज़्ज़ा शमसी को भी आप जानते होंगे, बल्कि मुनज़्ज़ा शमसी की बुक मैंने आपको एक सिलेबस में रखवाई है, पता है आपको, जब हमने शुरू में लिस्ट बनाई थी ना बुक्स की. याद है किसी को मुनज़्ज़ा शमसी की बुक्स?
नहीं याद आ सर रही वो तो नहीं याद, लेकिन सर जब ड्रैगन माहिरिया ने फायर, ड्रैगन आई फायर थिंक को ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई वाली जो बुक है रजा शमसी ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिटरेचर के ऊपर, इनकी भी बुक है। हर ग्रेट आंट वाज राइटर, अतिया हुसैन एक राइटर है, वो इनकी आंटी है। मुनज़्ज़र शमसी खुद राइटर है, इनकी मदर है, और कामला शमसी मतलब है ही है राइटर पे। एंड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द मेमोरिस्ट जहां आरा हबीबुल्लाह, वो भी एक राइटर थे। So she was brought up in Karachi, where she attended Karachi Grammar School. She also has BA in the creative writing from Hamilton College and MFA from MFA program for poets and writers at the University of the Massachusetts Amherst, where she was influenced by the Kashmiri poet Agha Shahid Ali. वहाँ इनकी मुलाकात होती से काफी मुतासिर हो जाती हैं। और कामला शमसी ने खुद भी काफी प्रोलिफिक काम किया है। Shamsi wrote her first novel in the City by the Sea. इनका जो पहला नॉवल है ना, In the City by the Sea, while still in college, and it was published in 1998 when she was 25. 25 साल की थी, अभी पढ़ रही थी, इनका पहला नॉवल पब्लिश हो गया था। तो इससे आप इनके टैलेंट का आइडिया लगा सकते हैं। बड़ी डिसेंट और बड़ी खूबसूरत खातून है, इनका सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बोलती हैं। कामला शमसी का इंटरव्यू वगैरह पढ़े हुए यूट्यूब के ऊपर। It was shortlisted for the John Lillian's Ress Prize in the UK, and the Shamsi received the Prime Minister's Award for Literature in Pakistan 1999 में। उनको पाकिस्तान ने भी अवार्ड दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लिटरेचर का। Her second novel, Salt and Saffron, followed in 2000, after which she was selected as one of the Orange 21 writers of the 21st century. और इनका तीसरा नावल है Cartography, 2002 में आता है, received widespread critical acclaim and was shortlisted for the John Lillian Ress Award in UK में इनको काफी एक्नॉलेजमेंट दी गई है। कार्टोग्राफी के ऊपर भी, साल्ट एंड सैफरन इन द सिटी बाय द सी। बोथ कार्टोग्राफी एंड her next novel Broken Verses 2005 में जो आता है इनका, have won the Patras Bukhari Award from the Academy of the Letters in Pakistan। उर्दू के बड़े फेमस आथर हैं पत्रस बुखारी, उनके नाम पे जो अवार्ड है वो भी इनको मिल चुका है। Her fifth novel Burnt Shadows was shortlisted for the Orange Prize for Fiction and won an Mansfield Wharf Book Prize Fiction। God in Every Stone शायद इनका ओनली नॉवल है जो मैंने पढ़ा हुआ डिटेल से, वो ये वाला है, God in Every Stone। Was shortlisted for the 2015 Walter Scott Prize and Bailey Women's Prize for Fiction। Her seventh novel Home Fire है was longlisted for 2017 Booker Prize, and 2018 won the Women's Prize for Fiction। In 2009, Shamsi denoted the short story The Desert Torso to Oxfam's Oxtail Project, 4 collection of the UK stories written by 38 authors. Her story was published in the Air collection. और ये इनकी स्टोरी भी वहाँ कलेक्शन में पब्लिश हो चुकी है, The Desert Torso। In 2013, she was included in the Granta list of 20 best young British writers. She is a fellow of the Royal Society of Literature। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर जिसमें नदीम असलम भी है, ये भी इसकी फेलो है इंग्लैंड के अंदर। तो ये काफी क्रिटिकली इनको एक्नॉलेज किया गया है, इनको काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं, इनके वर्क को काफी अप्रिशिएट किया गया है। द स्कैटर्ड हेयर इज टू ग्रेट। अब हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बस चंद और हमारे पास आते हैं उनके नाम की बजाय, इसलिए हमने वर्क का नाम दिया। The Scattered Hair is Too Great is a debut novel by Pakistani writer Bilal Tanveer, published in 2013। ये नॉवल बिलाल तनवीर साहब ने भी लिखा है, ज्यादा ये फेमस नहीं है, 2013 में आया था। It depicts the events of the bombing at railway station in Karachi. The story has been told from the perspective of witnesses, victims, family members, friends, association and lovers. The novel has awarded the Shakti Bhatt First Book Prize in 2014 and was shortlisted for the DSC Prize for the South Asian Literature। although हमने इनको ज्यादा नहीं देखा, लेकिन इनका अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं और हमने इसको लिस्ट में शामिल किया। The Scattered Hair is Too Great। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉवल है, अब नॉवलिस्ट की बजाय हम नॉवेल्स पे आ गए, इंडिविजुअल बुक्स पे आ गए। कराची यू आर किलिंग मी करके, कराची यू आर किलिंग मी इज 2014 कॉमेडी क्राइम थ्रिलर नॉवल बाय द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट राइटर सबा इम्तियाज ने ये लिखा है। जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं और नॉवल लिखा 2014 के अंदर। The author's debut novel was released in paperback by Indian Random House on 1st February 2014। It is written
about a 20 years old reporter Aisha Khan living in one of the world's most beautiful cities, Karachi, about her misadventures and finding a nice lover. Aisha Khan की स्टोरी है या उनकी फिक्शनल सेल्फ होगी और उसकी कहानी को ये ट्रेस करती हैं कराची वार किलिंग में के अंदर. नॉवल रिसीव्ड mostly positive feedback from the reviewers. In 2015, the novel was optioned by the producer Vikram Malhotra for the Bollywood film adaptation. इसके ऊपर फिल्म भी बनाई है विक्रम मल्होत्रा ने कराची वार किलिंग के ऊपर अडॉप्ट किया उन्होंने अपनी मूवी के अंदर. आई एम मलाला उसके अलावा हमारे पास बुक है जो फेमस हुई थी, नॉट फिक्शन बट बायोग्राफिकल बुक, और स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय द तालिबान इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय मलाला यूसुफजई, को-ऑथर्ड विद क्रिस्टीना लैम ने बेसिकली लिखी है इनकी मदद के साथ. इट वाज पब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 2013. द बुक डिटेल्स द अर्ली लाइफ ऑफ यूसुफजई, her father's ownership of the schools and activism, the rise and the fall of तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन द स्वात वैली के अंदर जो इंसिडेंट हुए थे उस वक्त आपकी मेमोरी में यकीनन है. एंड द असैसिनेशन अटेम्प्ट मेड अगेंस्ट यूसुफजई व्हेन शी वाज एज 15 फॉलोइंग हर एक्टिविज्म फॉर द फीमेल एजुकेशन. उस इंसिडेंट में आपको पता मलाला का चेहरा भी हुआ डिस्टर्ब है और वो वाकया कैसे हुआ, कैसे इनकी जान बची वो हम सबको पता है. और ये वाकया आज आई एम मलाला अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई भी पढ़ सकते हैं. It received a positive critical reception and won awards, though it has been banned in many schools in Pakistan. काफी जगहों पे इसको डिसलाइक किया जाता है और कुछ ज़ाहिर उसकी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल रीजन है. The Shadow of the Crescent Moon book एक हम मेंशन करना चाहेंगे. The Shadow of the Crescent Moon is 2013 novel written by Fatma Bhutto ने ये नॉवल लिखा. The novel has set over the course of the one morning in a small town in Pakistan. The book was long listed in 2014 for the Bailey Women's Prize for Fiction, जो कि women's के rights के लिए होगी इसलिए उन्होंने इसका अवार्ड भी दिया है. और एक वन मॉर्निंग पर ये सारा नॉवल है. जैसे कि मॉडर्न डे में ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वन डे सिंगल टाइम के अंदर सेटिंग के अंदर नॉवल लिखे जाते हैं. सो क्रॉस सोर्ड्स एक और बुक है यहाँ पे हमने मेंशन की, पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर्स विद इन. 2008 में आती है बुक बाय शुजा नवाज. इट इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मिलिट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट तो पाकिस्तानी नैरेटिव आपके पास है. पाकिस्तान हार्ड कंट्री वगैरह ये फॉरेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप पढ़ते ही रहते हैं. तो इनसाइड व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है क्रॉस्ड सोर्ड्स. क्रॉस सोर्ड्स अब असल में पाकिस्तान आर्मी का साइन है. माई फ्यूडल लॉर्ड एक हमारे यहाँ फेमस बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी. 1991 में ये पब्लिश हुई थी. तहमीना दुरानी इनकी ऑथर है. Was born in February 1953. Is a Pakistani author, artist, activist on women's and children's rights. Her first book, My Feudal Lord, shocked the conservative Pakistani society because of sensational exposure of a political famous but abusive husband, Mustafa Khar. वही फ्यूडल लॉर्ड है इनके, उनकी लाइफ और प्राइवेट लाइफ. या पाकिस्तान में चाहते हैं ना फ्यूडलिज्म आपको पता अभी भी चल रहा है. बदकिस्मती से दुनिया में खत्म हो गया लेकिन पाकिस्तान में नहीं खत्म हुआ. तो फ्यूडल कैसे जीते हैं, उनका क्या स्टाइल होता है, क्या मूड होता है, उनकी लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो माई फ्यूडल लॉर्ड एक अच्छा तजुर्बा हो सकता है आपको पाकिस्तानी सोसाइटी में फ्यूडल और फ्यूडलिज्म और फ्यूडल्स को समझने में. Here 3-year tenure of the service alongside Abdul Sattar Edi was transformational and the life changing. इन्होंने जो 3 साल अब्दुल सत्तार ईदी के साथ मिलकर काम किया तहमीना ने, कहते हैं इनकी लाइफ बदली थी. It also resulted in her authoring his narrated autobiography, A Mirror to the Blind. इनकी ऑटोबायोग्राफी है. The influence of Edi spurred her into a social work, inspired her to establish the तहमीना दुरानी फाउंडेशन भी इन्होंने बनाई उसी से इंस्पायर होके, with a mission to further Edi's view of humanitarianism. और पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त एक इंसान, एक ह्यूमैनिटेरियन, एक ह्यूमनिस्ट, इनकी दुनिया कदर करती है अब्दुल सत्तार ईदी. उनके नेक्स्ट कदम पे चलते हुए ह्यूमैनिटेरियनिज्म प्रोजेक्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया और फाउंडेशन भी बनाई है. एंड हिज विजन फॉर पाकिस्तान एज ए सोशल वेलफेयर स्टेट ये देखना चाहती हैं, चलिए विजन के लिहाज से बहुत अच्छा है. और 2003 में इन्होंने क्या किया, शी इज मैरिड टू द पॉलिटिशियन शहबाज शरीफ की वाइफ है. नेक्स्ट हमारे पास आथर है जी, डोंट वरी, बस एक स्लाइड इसके बाद है कि 2 बस. मुशर्रफ अली फारूकी है हमारे पास. मुशर्रफ अली फारूकी
के नाम के साथ मुशर्रफ आता है, वो भी आपको याद रहेगा। खैर 1968 में हैदराबाद में पैदा हुए, पाकिस्तानी हैदराबाद में। और आपकी इतला के लिए अर्ज है और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आई वॉज आल्सो बोर्न इन हैदराबाद। तो ये मेरे बर्थ सिटी है हैदराबाद। मुशर्रफ अली फारूकी भी वहीं पे पैदा होते हैं। एज ए पाकिस्तानी राइटर, ट्रांसलेटर एंड स्टोरी टेलर, Farooqi was among the 5 writers shortlisted for Asia's most prestigious literary prize in 2012. In addition to his fiction and the translation projects, he is working on establishing an Urdu language publishing program specialization in children's literature and classics. ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किया इन्होंने, ये कर भी रहे हैं। He founded the publishing house, किताब के नाम से उन्होंने publishing house भी है इनका, launched the online Urdu thesaurus and designed the interactive storytelling and reading initiative Story Kit program 2016. These 3 projects have been integrated in an activity-based learning program for children. तो बच्चों के लिए उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट किए हैं, बल्कि पब्लिशिंग हाउस भी बनाया है, बच्चों के लिए स्टोरीज भी लिखी हैं, ट्रांसलेट भी की हैं, नॉवल भी लिखी हैं। So The Merman and the Book of Power, A Qissa is his newest work, latest works में शुमार होता है। ये भी बच्चों के लिए स्टोरी है शायद। इनके वर्क्स अगर एक नजर में हम देख रहे हैं तो बिटवीन क्ले एंड डस्ट नॉवल, ये मैंने इनका वर्क पढ़ा हुआ है, बिटवीन क्ले एंड डस्ट जो है। ये आतिफ ने मुझे दिया था, शायद आप इस बच्चे को भी जानते हो, मंडी से था। और ये एससी में इनकी सिलेक्शन भी हो गई थी और इनकी बाद में डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ये सिलेक्टेड होके, मतलब इस वक्त ये इनकी डेथ हो चुकी थी। वेरी सैड। बहुत ब्राइट बच्चा था ये, हमारा ब्राइट स्टूडेंट था। और बिटवीन क्ले एंड डस्ट ये हमारे घर आया था उस वक्त, और उसने मुझे ये बुक दी थी कि सारी ये पढ़े, बहुत अच्छी किताब है मुझे कहता है। और ये मैंने बुक बाद में पढ़ी भी। द स्टोरी ऑफ ए विडो है, उसके अलावा इनका नॉवल है मर्मन एंड द बुक ऑफ पावर, ये भी मैंने जैसे मेंशन किया। द जिन दराज गोश, द जिन दराज गोश, ये इनकी वर्क है। चिल्ड्रंस फिक्शन में भी है टिकटॉक, द मास्टर ऑफ टाइम, चिल्ड्रंस नॉवल है। ट्रांसलेशन भी की है, एडवेंचर अमीर हमजा का जो करेक्टर है हिस्टोरिकल। 3 सिंधी फोक टेल्स वगैरह को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो और भी काफी कुछ काम किया हुआ है बच्चों के लिए, बस थोड़ा सा हमने यहाँ रेफर कर दिया। उनके नॉवल बिटवीन क्ले एंड डस्ट बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा एक और बुक आपको नजर आएगी जा बजा, कहीं ना कहीं आप जाएंगे, डायरी ऑफ ए सोशल बटरफ्लाई। मोनी मोहसन हमारे पास एक ऑथर है, 1963 में ये पैदा होती हैं। एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर बेस्ड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, शी इज फेमस फॉर राइटिंग लॉन्ग रनिंग स्टेरिकल कॉलम। इन्होंने बड़े तनकीदी मजाहिया किस्म के ये कॉलम लिखते हैं। इंग्लिश भी बड़ी पिंग्लिश होती है किस्म की, पंजाबी और हर चीज मिक्स होती है इसके अंदर। इनके नॉवल पढ़े तो आपको बहुत मजा आएगा और हंसी नहीं रोक पाएंगे आप। ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है इनका, द डायरी ऑफ ए सोशल बटरफ्लाई, फॉर द फ्राइडे टाइम्स एंड द बुक विद द सेम नेम। फ्राइडे टाइम्स के अंदर ये लिखा करती थी सोशल बटरफ्लाई के नाम से दिलचस्प कॉलम जो है, और बाद में उन्होंने कॉलम के साथ साथ बुक नॉवल के फॉर्म में भी इसे पब्लिश किया है। Moni Mohsen is the author of the 2 novels famous, The End of Innocence and The Tender Hooks, as known as Duty Free, और End of Innocence, Duty Free, और अब इनका डायरी ऑफ सोशल बटरफ्लाई एक नॉवल के तौर पे भी आ चुका है। एंड द 2 बुक्स ऑफ द, ये कॉलम की कलेक्शन भी है, डायरी ऑफ सोशल बटरफ्लाई एंड रिटर्न ऑफ द बटरफ्लाई। इनकी ये बुक्स जो है ना बाजार में आपको मिल जाएंगी। तो गुड न्यूज ये है कि हमारा लेक्चर यहाँ पे पाकिस्तानी फिक्शन आज हमने कंप्लीट कर दिया।